हेलो दोस्तों, हिंदी क्राइम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अगर आपको सस्पेंस और मिस्ट्री वाली स्टोरीज पसंद है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। रशिया में 1950s का एक मशहूर किस्सा है, डायतलॉफ पास इंसिडेंट। 9 अनुभवी हाइकर्स एक एक्सपीडिशन पर गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। जब उनकी बॉडीज मिली तो हालत देखकर सबके होश उड़ गए। किसी के कपड़े थे, किसी के नहीं। कुछ बॉडीज हल्की सी रेडियो एक्टिव थी, किसी के बॉडी पार्ट्स गायब थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज ने उन पर हमला किया हो, पर किसने? ये राज आज तक एक राज है। आज की कहानी को अमेरिका का डायतलॉफ पास इंसिडेंट कहा जाता है। यहाँ भी अचानक लोग गायब हो जाते हैं और जब मिलते हैं तो उनकी हालत सबको हैरान कर देती है। हम जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, पर क्यों हुआ ये कोई नहीं जानता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये अजीब और दिल दहलाने वाली दास्तान। ये कहानी है 1978 की यूबा सिटी कैलिफोर्निया के 5 जिगरी दोस्तों की। उन्हें यूबा सिटी 5 के नाम से जाना जाता था। ये पांचों दोस्त थोड़े स्पेशल थे। उन्हें आम लोगों की तरह चीजें समझने में थोड़ी दिक्कत होती थी, पर सभी हाई फंक्शनिंग थे। ग्रुप में सबसे छोटा था 24 साल का जैक ह्यूएट। अजनबियों से बात करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता था, लेकिन अपने दोस्तों के बीच वो बिल्कुल खिल जाता था। ग्रुप का सबसे बड़ा 32 साल का टेड वियर जैक का बड़े भाई की तरह ख्याल रखता था। फिर था 29 साल का बिल स्टर्लिंग, जो बहुत रिलीजियस था। 30 साल का जैक मधरुगा एक आर्मी वेटरन था और ग्रुप का ऑफिशियल ड्राइवर भी, क्योंकि लाइसेंस सिर्फ उसी के पास था। उसको अपनी 1969 की मॉन्टेगो कार पर बड़ा नाज था। और आखिर में 25 साल का गैरी मथायस, ग्रुप का अनऑफिशियल रिंग लीडर, वो भी आर्मी वेटरन था। इन पांचों को एक ही चीज जोड़ती थी, उनका बास्केटबॉल के लिए प्यार। बस बास्केटबॉल की बातें, बास्केटबॉल के मैचेस और बास्केटबॉल खेलना, यही उनकी दुनिया थी। फरवरी 1978 उनकी अपनी बास्केटबॉल टीम एक बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली थी। जीतने वालों को लॉस एंजलिस की फ्री ट्रिप मिलती। इस टूर्नामेंट को लेके पांचों दोस्त सुपर एक्साइटेड थे। टूर्नामेंट शुरू होना था 25 फरवरी को, लेकिन ठीक एक रात पहले 24 फरवरी को उनकी फेवरेट टीम यूसी डेविस का मैच था पास के शहर चीको में। उन्होंने प्लान बनाया कि मैच देखकर आएंगे और टाइम से वापस आकर आराम से सो जाएंगे, ताकि अगले दिन अपने टूर्नामेंट के लिए फ्रेश रहें। तो हुआ यूं कि पांचों मडरूगा की मॉन्टेगो में बैठे 50 मील दूर चीको पहुंचे और अपनी टीम को जमकर चीयर किया। उनकी टीम जीत भी गई। वहां मौजूद कई लोगों ने उन्हें मैच देखते हुए देखा था। मैच के बाद लड़कों ने पास की एक कन्वीनियंस स्टोर से कुछ स्नैक्स, सोडा और मिल्क कार्टन्स लिए। दुकानदार को वो इसलिए याद थे क्योंकि वो रात 10 बजे उसकी दुकान बंद करने के टाइम पर आए थे। पर दोस्तों, ये वही आखिरी मौका था जब किसी ने भी उन पांचों को जिंदा देखा था। उस रात कुछ दोस्तों के पेरेंट्स उनके घर लौटने का इंतजार कर रहे थे। जब देर रात तक वो नहीं आए तो टेंशन बढ़ने लगी। पेरेंट्स ने एक दूसरे को फोन करना शुरू किया। क्या तुम्हारा बेटा घर आया? नहीं। तुम्हारा? जवाब हर तरफ से ना था। ये बहुत अजीब बात थी। एक तो लड़के हमेशा बताकर जाते थे और दूसरा वो अपने बड़े बास्केटबॉल टूर्नामेंट से पहले ऐसी लापरवाही कभी नहीं कर सकते थे। ये उनके कैरेक्टर के बिल्कुल खिलाफ था। सुबह होते ही सभी फैमिलीज ने पुलिस को फोन कर दिया। सर, कुछ तो गड़बड़ है। केस की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट लैंस आयर्स को दी गई। आयर्स टेड वियर के साथ हाई स्कूल में पढ़ा था, इसलिए इस केस से उसका एक पर्सनल कनेक्शन भी था। उसने आसमान जमीन एक करने की कसम खाई। शुरू के कुछ घंटों की तलाशी से जब कुछ हाथ नहीं लगा तो लेफ्टिनेंट आयर्स ने सर्च का दायरा बहुत बड़ा करने का फैसला किया। और उन्हें क्या पता था कि ये फैसला उन्हें एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां सवाल और गहरे हो जाएंगे। सर्च का दायरा बढ़ाने के कुछ ही दिन बाद पुलिस को जैक मडरूगा की मॉन्टेगो कार मिल गई। लेकिन जहां वो कार मिली उसने सबको चौंका दिया। कन्वीनियंस स्टोर से उन्हें सीधा यूबा सिटी वापस आना चाहिए था, लेकिन कार मिली 70 मील दूर एक सुनसान पहाड़ी सड़क पर घने जंगल के बीच। फैमिलीज हैरान थीं। उनका उस रिमोट जंगल में क्या काम? इस बात का उनके पास दूर दूर तक कोई जवाब नहीं था। और कार की हालत ने मिस्ट्री को और उलझा दिया। कार बर्फ में ढकी थी, लेकिन कहीं फंसी हुई नहीं थी। टैंक में गैस भी थी,
इंजन में कोई खराबी नहीं थी। पुलिस ने जब उसे स्टार्ट किया तो आराम से हो गई, लेकिन गाड़ी में चाबियां नहीं थीं। दरवाजे बंद थे, बस एक खिड़की हल्की सी नीचे थी। अंदर सिर्फ स्नैक्स के कुछ रैपर्स और खाली कार्टन्स पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो आराम से आए, गाड़ी पार्क की और बस निकल गए। पर क्यों? एक चलती हुई गाड़ी को जंगल के बीच में छोड़कर वो बर्फीली रात में कहां चले गए? पुलिस ने अब उसी जंगल में उन्हें ढूंढना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ही एक भयानक बर्फबारी शुरू हो गई। इतनी बर्फ गिरी कि सर्च करना नामुमकिन हो गया। मजबूरन पुलिस को सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा, इस उम्मीद में कि जब गर्मियों में बर्फ पिघलेगी तब शायद कुछ सुराग मिलेगा। महीने बीत गए, परिवार वाले परेशान, पुलिस बेचैन, पर उन पांचों का कोई निशान नहीं था। फिर आया 4 जून 1978, 3 महीने बाद। कुछ मोटरसाइकिलिस्ट्स उसी पहाड़ी इलाके में घूम रहे थे, उस जगह से करीब 20 मील दूर जहां कार मिली थी। उन्हें एक पुराना सा ट्रेलर दिखा। क्यूरियोसिटी में वो उसकी तरफ बढ़ गए। ट्रेलर देखने में काफी पुराना लग रहा था। पास जाकर देखा तो एक खिड़की टूटी हुई थी। उन्हें लगा कि ये अबैंडन्ड है। उन्होंने सोचा, चलो दरवाजा खोलकर देखते हैं अंदर क्या है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ऐसी बदबू का झोंका उनके चेहरे से टकराया, ऐसी बदबू जैसे मौत की हो। उन्होंने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। उनकी रूह कांप गई थी। अंदर सच में मौत ही थी। वो युबा सिटी 5 में से एक की बॉडी थी, टेड वियर की। वही टेड जो ग्रुप में सबसे बड़ा था और सबका ख्याल रखता था। पुलिस जब ट्रेलर के अंदर पहुंची तो सीन देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। टेड की बॉडी एक बिस्तर पर पड़ी थी और उसे 8 कंबलों से लपेटा गया था। उसके पैर फ्रॉस्ट बाइट से काले पड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना आधे से ज्यादा वजन खो दिया हो। उसके चेहरे पर इतनी दाढ़ी बढ़ चुकी थी जिससे साफ पता चल रहा था कि वो वहां करीब 13 हफ्तों से, यानी लगभग 3 महीने से पड़ा था। टेड की मौत भूख और ठंड की वजह से हुई थी, लेकिन ये बात किसी के गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि जो चीजें उस ट्रेलर में मौजूद थीं, उसने इस कहानी को एक अनोखा और डरावना मोड़ दे दिया था। एक ऐसा मोड़ जिसका लॉजिक से कोई लेना देना नहीं था। बिलीव मी दोस्तों, उस ट्रेलर में आग जलाने का सारा सामान था। किताबें, लकड़ी, माचिस, सब कुछ। इसके अलावा ठंड से बचने के लिए मोटे मोटे कपड़े भी थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, वहां सी राशंस यानी मिलिट्री का खाना इतना था कि एक आदमी आराम से साल भर गुजारा कर सकता था। ट्रेलर के पीछे एक प्रोपेन टैंक भी था जो लगभग भरा हुआ था। बस एक स्विच ऑन करने की देर थी और ट्रेलर में हीटर चल जाता। पर किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाया गया था। आग नहीं जलाई गई, खाना नहीं खाया गया, हीटर ऑन नहीं किया गया। चलो मान लेते हैं कि टेड को समझ नहीं आया होगा कि ये सब कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन उसी ट्रेलर में गैरी मैथियस के जूते भी मिले थे। और गैरी एक आर्मी वेटरन था। फौज में सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि मुश्किल हालात में जिंदा कैसे रहना है। ये कैसे हो सकता है कि गैरी वहां हो और वो आग ना जलाए या बाकियों को सप्लाईज इस्तेमाल करने के लिए ना कहे? ये तो बेसिक सर्वाइवल स्किल्स थीं। कुछ तो बहुत गलत था। टेड वियर की बॉडी मिलने के एक दिन बाद ही सर्च टीम्स को स्टर्लिंग और मदरूगा के अवशेष मिले। उनकी बॉडीज उस जगह से 11 मील दूर थी जहां कार मिली थी। जंगली जानवरों ने उनकी बॉडीज को काफी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन जितना भी बचा था उससे इन्वेस्टिगेटर्स ने पता लगाया कि उन दोनों की मौत भी हाइपोथर्मिया यानी ठंड से जमकर हुई थी। 2 दिन बाद जैक ह्यूविट की बॉडी भी मिल गई, ट्रेलर से बस 2 मील दूर। उसकी मौत भी ठंड से ही हुई थी। 5 में से 4 दोस्त मिल चुके थे। अब बस एक ही गायब था, गैरी मथायस, जिसका आज तक कुछ पता नहीं चला। पुलिस को बस ट्रेलर से थोड़ी दूर कुछ कंबल और एक फ्लैशलाइट मिली थी। शायद गैरी वहां कुछ देर रुका हो, लेकिन कितनी देर? और उसके बाद वो कहां चला गया? आसमान निगल गया उसे या जमीन खा गई? कोई नहीं जानता। तो आखिर हुआ क्या था उस रात? दोस्तों, ये सवाल आज भी कई जहनों में गूंजता है। वो 5 दोस्त अपने बड़े टूर्नामेंट से ठीक एक रात पहले 70 माइल्स दूर उस सुनसान पहाड़ी सड़क पर क्यों गए? उन्होंने अपनी बिल्कुल ठीक-ठाक कार को बंद करके उसकी चाबियां निकालकर बर्फीली तूफान में 20 माइल पैदल चलने का फैसला क्यों किया?
और जब उन्हें जिंदा रहने का सारा सामान उस ट्रेलर में मिल गया तो उन्होंने उसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया? कुछ लोग कहते हैं कि इस सब के पीछे गैरी मैथायस का हाथ था और इसलिए वो कभी नहीं मिला। कुछ कहते हैं कि शायद वो बस रास्ता भटक गए थे, लेकिन पुलिस मानती है कि अगर वो रास्ता भटकते तो गोल गोल घूमते, एक सीधी लाइन में इतनी दूर आकर गाड़ी पार्क करके पैदल ना निकल जाते। कुछ तो हुआ था उस रात, किसी चीज ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया था। पर वो चीज क्या थी, ये राज शायद उन पांचों के साथ ही दफन हो गया।